हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो दोस्तों, जो आज का हम लोग का वीडियो है वो हम लोग के पुराने वीडियो का कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कि वर्ल्ड वॉर वन आखिर क्यों हुआ था, उसके पीछे के कारण क्या थे, साथ ही साथ वो कौन से ऐसे कंट्रीज थे या ऐसे वो कौन से एम्पायर थे जिन्होंने ये वॉर लड़ा था। पर आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि वो ऐसे कौन से कंट्रीज थे जो इस वर्ल्ड वॉर वन के बाद दुनिया में आए थे या उनका अस्तित्व बना था। अब देखिए, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंट्रीज पहले थे ही नहीं और जो है इनको एकदम से हवा से उतार दिया गया वर्ल्ड वॉर वन के बाद, ऐसा नहीं है। बेसिकली बात बस इतनी सी है कि ये पहले किसी ना किसी एम्पायर के अंडर में थे और जब ये वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होता है तो कई सारे एम्पायर जो इस वॉर में लड़े थे वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और उनके डिज़ोल्वमेंट की वजह से कुछ नए कंट्रीज इस दुनिया को मिलते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड वॉर वन में इंडियन आर्मी का क्या रोल था और पूरे के पूरे देश में क्या हवा बनी हुई थी इस वॉर को लेके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरी उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो में आज बहुत सारी नई चीज़ें जानेंगे। तो दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लें कि ऐसे वो कौन से कंट्रीज थे जो इस वर्ल्ड वॉर वन के बाद बने थे, तो वो थे पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यमन, लुथानिया, लताविया, इस्टोनिया और यूएसएसआर। ये वो देश थे दोस्तों जो किसी न किसी एम्पायर के टूटने के बाद बने थे। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो जो ये पोलैंड था वो पोलैंड बेसिकली जर्मन और रशियन एम्पायर के टूटने से बना था। या फिर अगर हम लोग बात कर ले यमन की, तो यमन ओटोमन एम्पायर के टूटने के बाद बना था। साथ ही साथ टर्की भी ओटोमन एम्पायर के टूटने के बाद ही बना है। और यूएसआर मतलब कि सोवियत यूनियन, वो तो आपको मालूम ही है, आप नाम से समझ सकते हैं कि वो रशियन एम्पायर के टूटने के बाद बना होगा। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया और हंगरी जो एक एम्पायर हुआ करते थे वो अब टूट के एक अलग अलग नेशन बन चुके थे। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि वो कौन से ऐसे कंट्रीज थे जो इस वर्ल्ड वॉर वन के बाद दुनिया में आए थे। अब दोस्तों, आज का जो दूसरा टॉपिक है वो हम लोग का ये है कि इंडियन आर्मी का इस पूरे के पूरे मसले में क्या रोल था। आज हम लोग इस मुद्दे पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए, जिस पूरे के पूरे वर्ल्ड वॉर में जितनी भी कंट्रीज ने कंट्रीब्यूशन दिया है उनके कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं देखिए वेल डॉक्यूमेंटेड तो हैं, लेकिन हम लोग के देश भारत का जो कंट्रीब्यूशन था इस पूरे के पूरे वॉर में वो इतना ज़्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसके बारे में इतने ज़्यादा फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या उन्होंने उखली में अपना सर दिया या नहीं दिया? तो दोस्तों देखिए, इस बात का अगर मैं सिंपल सा आंसर दूं तो इसका आंसर है यस, इंडियन आर्मी ने इस वॉर में रोल लिया था। पर आपको एक बात यहाँ पे गौर करनी चाहिए कि वो ये वो इंडियन आर्मी नहीं है जो आज की है। उस समय पे इसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से बुलाया जाता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का हम लोग के ऊपर एक तरीके से राज हुआ करता था। अब अगर हम लोग को ये समझना है कि इसमें कितने लोग लड़े थे या इसने एक इंसिडेंट ने कैसे इंडिया को एक बड़े मंच पे एक बड़ा ही पावरफुल और कैपेबल नेशन बनाया, तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए हम लोग को थोड़ी चीज़ें पहले समझनी होंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे भी अब बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, होता क्या है, जब साल 1914 से लेकर साल 1918 के बीच में ये लड़ाई हो रही होती है, मतलब कि ये वर्ल्ड वॉर वन हो रहा होता है, तो उस वक्त देखिए दुनिया में एक तरफ तो ये वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है और दूसरी तरफ भारत के अंदर, अब मैं इंडिया नहीं बोल रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि मैं भारत बोलूँ क्योंकि आपको ही मालूम है कि अब भारतीय गवर्नमेंट अब जो है एक लेके आ रही है प्रपोजल जिसमें इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाएगा। तो भारत के अंदर कई सारे नेशनल मूवमेंट्स और रिवॉल्यूशन चल रहे होते हैं। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि ये जो मूवमेंट और रिवॉल्यूशन चल रहे हैं वो हो रहे हैं ब्रिटेन एम्पायर के खिलाफ में, ब्रिटेन शासन के खिलाफ में। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है, जब ये लड़ाई शुरू होती है 1914 में, तो अगर हम लोग को ये जानना है कि कैसे इंडियन आर्मी इसमें इन्वॉल्व होती है तो हम लोग को थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 14 या 13 साल। तो अब देखिए, साल था 1901। यहाँ पे 1901 में पर्शियन गल्फ, ईरान के पास एक ऑयल सोर्स का पता चलता है। अब ये इतना ज़्यादा ऑयल होता है इसके अंदर कि इसमें हम लोग कॉमर्शियली ट्रेड भी कर सकते थे और ये कॉमर्शियली ट्रेड हो भी रहा होता है। और जो कंपनी इस पूरे के पूरे ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है या इसको ट्रेड कर रही होती है उसका नाम था एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। ये बेसिकली प्राइवेटली ओन कंपनी हुआ करती थी उस टाइम पे। अब चूंकि आपको तो जानते ही हैं, ब्रिटेन को जहाँ पे कुछ भी दिखता है कुछ अच्छा, वो उसे लूटने या उसको छीनने के लिए पहुँच जाता है। तो होता क्या है, होता ये है कि ब्रिटेन इस कंपनी को
परचेज करने का काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा होता है और ये डील की निगोशिएशंस लगातार चल रही होती हैं। और साल 1914 में ही एक बड़ा ही इत्तेफाक होता है कि साल 1914 में जब ये वॉर शुरू होने वाला होता है तो उससे जस्ट पहले ही ब्रिटेन का जो एम्पायर है वो इस ऑयल कंपनी को खरीदने जा रही होती है। पर अब चूंकि ये वॉर है तो इस वॉर में कई तरीके के स्पाइस भी होंगे और कई सारी लीकेज भी होगी इन्फॉर्मेशन की। तो वैसा ही होता है, ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। कहाँ पर? ये होती है सेंट्रल पावर्स की तरफ। और जब ये बात पता पड़ती सेंट्रल पावर्स को कि ब्रिटेन एम्पायर इस ऑयल कंपनी को खरीदने जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, ये इतनी बड़ी दिलचस्पी की बात क्यों है? वो इसलिए है सेंट्रल पावर्स के लिए जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे, वो ये कि ये जो ऑयल कंपनी थी इसका जो ऑयल मिलने वाला था वो ब्रिटेन एम्पायर अपने नेवल फ्लीट के लिए यूज़ करने वाली थी। और उस टाइम पे ब्रिटेन का नेवल फ्लीट सबसे अच्छा हुआ करता था। तो सेंट्रल पावर्स को लगा कि अगर हम लोगों ने ये होने दिया तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी, मुसीबत आएगी यहाँ पर अभी। तो वो लोग क्या करते हैं, खासतौर से ओटोमन एम्पायर तुरंत के तुरंत टर्की को बोलता है कि जाओ, मतलब टर्की की सेनाओं को बोलता है जाओ और इस ऑयल कंपनी पे कब्जा कर लो, इस पूरे के पूरे ऑयल फील्ड को घेर लो, ताकि ब्रिटेन एम्पायर इसको परचेज ना कर पाए या साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि इसको हासिल ना कर पाए और वो लोग इस पूरे के पूरे ऑयल को नेवल फ्लीट में यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि देखिए ये जो इंफॉर्मेशन का लीकेज था वो तो दोनों तरफ हो सकता था। अगर ब्रिटेन एम्पायर की बात ओटोमन एम्पायर को पता पड़ रही है तो ओटोमन एम्पायर की बातें तो ब्रिटेन एम्पायर को पता पड़ेंगी ना। जासूस तो देखिए दोनों तरफ ही है। तो वही होता है कि अब इधर की बात ब्रिटेन एम्पायर को पता पड़ जाती है। तो ब्रिटेन एम्पायर करता क्या है, ब्रिटेन एम्पायर अगस्त 1914 को इंडियन गवर्नमेंट को, जो उस समय की इंडियन गवर्नमेंट थी, बेसिकली थी तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, पर फिर भी हम लोग यही बोलते हैं कि जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी जो भारत पे शासन कर रही थी, उसको बोलती है कि तुम जल्द से जल्द एक स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार करो, एक कंटिजेंसी प्लान तैयार करो जिसमें हम लोग को ये ऑयल सोर्स को प्रोटेक्ट करना होगा अगर जर्मन फोर्सेस या ओटोमन एम्पायर की फोर्सेस इस पर कब्जा करने के लिए आते। तो इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम की होती है वो जल्दी से जल्दी एक कंटिजेंसी प्लान तैयार करती है जिसमें इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स, बेसिकली ये थी तो 7 कंपनीज जिसमें ए से लेके जी तक हैं। इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स ए, फोर्स बी, फोर्स सी, फोर्स जी तक जाता है। तो उसमें इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स को बोला जाता है कि जाओ जल्दी से जल्दी यहाँ पे अपना स्टैंड ले लो, ताकि अगर कोई भी कल को ओटोमन एम्पायर की तरफ से कुछ मसला होता है तो हम लोग यहाँ पे टैकल कर पाएँ। तो इस तरीके से इंडियन आर्मी इन्वॉल्व होती है और अक्टूबर 1914 को लेफ्टिनेंट जनरल सर आर्थर ब्रेड, उनके कमांड के अंदर में एक पूरी की पूरी बटालियन, एक पूरी की पूरी टुकड़ी जाती है मुंबई से बहरीन इस ऑयल फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। और चूंकि वहाँ पे पहले से ही एक टुकड़ी पहुँच चुकी होती है इंडिया की तरफ से मदद करने के लिए, तो इस तरीके से ये पहले इंडियन आर्मी के वो यूनिट थे जिन्होंने इंडिया के बाहर जाके एक तरीके से वॉर में पार्ट लिया था। अब एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, ये आपके दिमाग में आ भी रही होगी कि मैंने वीडियो में पहले कहा था कि ब्रिटेन एम्पायर के खिलाफ यहाँ पर कई सारे मूवमेंट चल रहे थे। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि एकदम से जो है इंडियन आर्मी सपोर्ट होने लगी? तो होता क्या दोस्तों, ये बड़ी अजीब सी बात है, या मैं ये कहूँगा एक तरीके की विडम्बना ही है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब ये वॉर हो रहा होता है तो देखिए एक तरफ तो ब्रिटेन का पूरा ध्यान इस वॉर में होता है, साथ ही साथ ब्रिटेन एम्पायर को लगता है कि शायद से ये वो टाइम है जब इंडिया के अंदर भी ये मूवमेंट्स या रिवॉल्यूशंस तेज हो जाएंगे उनके खिलाफ में और शायद से हम लोग इंडिया को खो देंगे, भारत को खो देंगे। लेकिन होता बिल्कुल ही इसका अपोजिट है। जो मूवमेंट, जो रिवॉल्यूशंस चल रहे थे वो बढ़ने के बजाय कम हो जाते हैं, या यूँ मैं कहूँ कि बंद ही हो जाते हैं। और भारतीय आवाम में एक तरीके की सोच बन जाती है कि देखिए अब भाई हैं तो हम लोग गुलाम ही, ब्रिटेन एम्पायर जैसा भी है, बुरा है अच्छा है तो हमारे मालिक ही, तो हम लोग अपने मालिक का साथ तो देखो देना चाहिए। तो एक तरीके से ब्रिटेन एम्पायर के सपोर्ट में एक पूरी की पूरी सोच बनने लग जाती है पूरी की पूरी कंट्री की, या मैं कहूँ बहुत सारे इंडियन इसको सपोर्ट करने लग जाते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, इस पूरी की पूरी सोच को फैलाने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो था उस टाइम के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का। उनका कहना ये था कि अगर हम लोग
अपने मालिक का मतलब ब्रिटेन एम्पायर का साथ देते हैं, तो शायद से ब्रिटेन एम्पायर हम लोग से बड़ा खुश हो जाए और बोलेगा ये लो तुम्हारी आज़ादी, लो मैंने तुम्हें खुश होकर तुम्हारी आज़ादी तुमको ऐसे ही दे दी, जाओ मौज करो। पर खैर ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन फिर भी उस समय की ये सोच थी। तो इस तरीके से दोस्तों इंडियन आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे के पूरे वॉर में शुरू होता है। अब अगर हम लोग थोड़े से इसके स्टैट्स के बारे में बात कर लें, कुछ नंबर्स के बारे में बात कर लें, तो दोस्तों होता क्या है, देखिए अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन यानी कि 10 लाख भारतीय योद्धा या भारतीय सेना के जवान इस वॉर में ब्रिटेन एम्पायर के साथ में उनके सपोर्ट में लड़ने जाते हैं। उसमें ये लोग वेस्टर्न फ्रंट से लेके मेसोपोटामिया जो आज का मॉडर्न डे इराक है वहाँ तक लड़ते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मुझे अगर ध्यान है तो 7 लाख इंडियन सोल्जर्स थे जो अकेले इराक में अवेलेबल थे लड़ने के लिए इन ओटोमन एम्पायर की फोर्सेस या सेंट्रल पावर्स की फोर्सेस के खिलाफ। साथ ही साथ इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स थे उनको इनके अलावा गलीपोली, इजिप्ट, यहाँ तक कि जर्मन के जो ईस्ट अफ्रीका की कॉलोनी थी वहाँ भी इनको लड़ने के लिए भेजा गया था। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इंडियन आर्मी का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। और अब मैं अगर और नंबर्स की बात करता हूँ तो जो इन पूरे के पूरे 10 लाख सैनिक गए थे लड़ने के लिए, उनमें से 62,000 सैनिक इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। 67,000 के आसपास सैनिक इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। तो जो टोटल कैजुअलिटी हुई थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी को, वो टोटल हुआ करती थी 74,000 के अप्रॉक्स में। और कुछ इंटरेस्टिंग बातें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें यह है कि इस वॉर से पहले तक जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी वो किसी भी कीमत पर जो ब्रिटेन का असली सर्वोच्च सम्मान है सेना का, उसके लिए एलिजिबल नहीं हुआ करती थी। उसको हम लोग विक्टोरिया क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो आप भले कुछ भी कितना अच्छा कर लें, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अगर आप पार्ट हैं तो आपको तो भाई अवार्ड नहीं मिलने वाला। लेकिन इस पूरे के पूरे वॉर में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने, या छोटे फॉर्म में हम लोग इसे बार बार इंडियन आर्मी भी बोल रहे हैं, तो इंडियन आर्मी ने जो इस पूरे के पूरे मामले में सपोर्ट किया था, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ब्रिटेन की सरकार एक तरीके से आप सही कहिए इतनी कायल हो गई थी हम लोग के इंडियन टैलेंट को देखते हुए कि उन्होंने पहली बार ये अवार्ड किसी इंडियन ट्रूप को दिया था। और इसको पाने वाले सबसे पहले इंसान बने थे खुदादत खान। दोस्तों इनके अलावा और भी कई सारे जवान थे उस समय के जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जैसे कि कुलबीर सिंह थापा, गब्बर सिंह नेगी और शाहमद खान, साथ ही साथ और भी कई सारे नाम। और इस तरीके से पहली बार पूरे के पूरे विश्व मंच में इंडियन आर्मी का बोलबाला हुआ था। और कहीं ना कहीं ब्रिटेन एम्पायर को भी पता पड़ गया था कि हम लोग की जो सेनाएं हैं वो कितनी ज़्यादा कैपेबल हैं। और आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन एम्पायर जिसने इतने सारे जुल्म किए थे उस समय की भारतीय आवाम के ऊपर, अगर हमें उनकी तरफ से तारीफ मिल रही है तो सोच लीजिए कि सच में हम लोग ने कितना अच्छा काम किया होगा ऑन ग्राउंड। इसी में एक आदमी थे, एक सीनियर ऑफिसर उस समय के ब्रिटेन एम्पायर के, जिनका नाम था सर क्लॉड ऑचिनलेक। तो सर क्लॉड ऑचिनलेक ने भी इस बात को कंफर्म किया था और इस बात उन्होंने बोला था कि अगर इंडियन आर्मी उनके साइड से ना लड़ती तो शायद से वो ये वॉर से कभी बाहर आ ही नहीं सकते थे। और इसी पराक्रम से ब्रिटेन एम्पायर इतना ज़्यादा हम लोग से इम्प्रेस हो गया था, मतलब कि इंडियन आर्मी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था कि सोचिए ब्रिटेन एम्पायर ने जितने भी इंडियन आर्मी के सोल्जर उस समय शहीद हुए थे इस वॉर में, उनके सम्मान में एक वॉर मेमोरियल बनवाया था जिसे आज हम लोग इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। ये 1931 में दिल्ली में बनवाया गया था और इसमें 70,000 सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी ब्रिटेन एम्पायर के लिए, उनके नाम इसमें अंकित है, इम्प्रिंटेड है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको कई सारी चीज़ें जानने को पता पड़ी होंगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग लगातार ऐसे ही नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।